Aim right, achieve big at KR Mangalam University. तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और अब प्रशांत किशोर। बिहार के 17% मुस्लिम वोट पर दावेदारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। क्या मुस्लिम वोट पर ये दावेदारियां ही बीजेपी के लिए जीत का रास्ता तैयार करेंगी? 17% मुस्लिम वोट का आकर्षण ऐसा है कि कोई भी पार्टी इसमें अपना हिस्सा छोड़ना नहीं चाहती और इसी वोट बैंक के लिए तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी का दोस्ती वाला जो ऑफर था उसे ठुकरा दिया। इसी वोट बैंक के लिए प्रशांत किशोर ने सीमांचल जाकर 60-40 वाला अपना फॉर्मूला बता दिया। ओवैसी अकेले लड़ेंगे तो ज्यादा वोट काटेंगे। प्रशांत किशोर ने भी मुस्लिम वोट काटे तो एनडीए की बंपर जीत का रास्ता तैयार कर देंगे। बिहार का चुनाव किस करवट बैठेगा, ये जिस जगह से तय हो रहा है उसी सीमांचल से देखिए ये खास रिपोर्ट। 24 सीटों वाला सीमांचल 243 सीटों पर होने जा रहे बिहार चुनाव का एपी सेंटर बनता जा रहा है। सीमांचल में कोई किंग भले ना बने, लेकिन बिहार का किंग मेकर यही सीमांचल है। 2020 में इसी सीमांचल ने तेजस्वी को सीएम की कुर्सी से दूर कर दिया था और इसी सीमांचल ने नीतीश कुमार को गद्दी पर बिठा दिया था। एक बार फिर सीमांचल का बैटल ग्राउंड सज रहा है। एक बार फिर ओवैसी की नजर इस सीमांचल पर है। प्रशांत किशोर का कैंप भी इस सीमांचल में लगा है। केजरीवाल की पार्टी भी सीमांचल में झाड़ू लगाने आ रही है। कांग्रेस ने यहां पप्पू यादव को फ्रंट पर उतारा है और तेजस्वी यादव भी यहीं से अपनी लालटेन जलाने की सोच रहे हैं। सीमांचल में बीजेपी जेडीयू की एकमात्र कोशिश यह है कि किसी तरह मुस्लिम वोट बढ़ जाए और एनडीए चुनाव जीत जाए। बिहार चुनाव से 3 महीना पहले वैसी ही सूरत बन रही है। ओवैसी ने तेजस्वी की तरफ बढ़ाया हाथ वापस खींच लिया है। देखिए, एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली है। दोस्ती का ऑफर खत्म, अब सियासी दुश्मनी शुरू। ओवैसी 2020 रिपीट करेंगे या तेजस्वी से बदला निकालेंगे? हम पर जो इल्जाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर। ओवैसी बिहार की मुस्लिम बहुल सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। बड़े ओवैसी की भड़काऊ बातें सीमांचल पहुंचने लगी हैं। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें, सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। तेजस्वी यादव सीमांचल के मुस्लिम मोहल्ले में चुपचाप काम में लगे हुए हैं। वो ओवैसी के बयान पर कोई रिएक्शन भी नहीं देते, लेकिन महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के तारिक अनवर खुलकर बोल रहे हैं। क्या ओवैसी सचमुच बीजेपी की बी टीम है? देखिए, ओवैसी साहब पहले भी बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं। बिहार चुनाव में सियासी ओपनिंग करने जा रहे प्रशांत किशोर ओवैसी फैक्टर को खारिज करते हैं। सीमांचल के बारे में पीके ने क्या सोचा है? एमआईएम राज्य के स्तर पर समाज के लिए या मुसलमानों के लिए कुछ कर सकने की स्थिति में ऐसी बात नहीं है। किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया, बिहार के इन 4 जिलों में 35% से लेकर 70% तक मुस्लिम वोटर हैं। किशनगंज में मुस्लिम आबादी 68% के करीब है, जो भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र भी है। मोटे तौर पर कहें तो सीमांचल में लगभग 50% मुस्लिम आबादी है। यहाँ की 24 सीटों में 12 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। इसी सीमांचल में इन दिनों वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। आरजेडी के तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी यही बात कह रहे हैं। बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची है कि चुनाव आयोग के बीएलओ आधार कार्ड को भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मान रहे। हम आपको इसकी असली वजह बताते हैं। सीमांचल के 4 जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बन गए हैं। आधार सैचुरेशन के आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार के 4 मुस्लिम बहुल जिलों में हर 100 व्यक्ति पर 120 से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। यानी आदमी कम है, आधार ज्यादा है।
68% मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज में आधार सैचुरेशन 126% है। 44% मुस्लिम आबादी वाले कटिहार में 100 व्यक्ति पर 123 आधार कार्ड बने हुए हैं। 43% मुस्लिम आबादी वाले अररिया में आधार सैचुरेशन 123% है, जबकि 38% मुस्लिम आबादी वाले पूर्णिया में आधार सैचुरेशन 121% है। यानी यहां हर 100 व्यक्ति पर 121 आधार कार्ड बने हैं। इसी सीमांचल में चुनाव आयोग को बांग्लादेश के, नेपाल के और म्यांमार के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में मिले। बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं कह रही है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये रिपोर्ट दे रही नहीं देने वाले सोर्सेस से मालूम हो रहा है। ये कौन है सोर्सेस भाई? दूसरी बात ये है कि ईसीआई को किसने पावर्स या डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है। तीसरी बात ये कि मैं सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, ये एनआरसी बैकडोर से हो रहा है, वो साबित हो रहा है। ईसीआई को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। और चौथी बात यह है कि वो कौन से बीएलओज हैं, उनका नंबर हम डिमांड करते हैं, इसे हमको दीजिए। हम अपने पार्टी के लोगों को बोलेंगे जाके इन बीएलओ से मिलिए और हमको बताइए कि कहां पर आपको ये जो नेपाली कह रहे हैं, म्यांमार के कह रहे हैं, बांग्लादेशी आपको मिले हैं। बैकडोर से एनआरसी और नागरिकता पर खतरा। असदुद्दीन ओवैसी जब ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो मुसलमान भाइयों के मन में सीएए एनआरसी वाला डर फिर से जगाना चाहते हैं। 2020 का बिहार चुनाव उसी माहौल में हुआ था। तब सीमांचल में क्लोज फाइट हुई थी, बोले तो एकदम नेक टू नेक। 20 के चुनाव में एनडीए को सीमांचल में 16,807 वोट मिले थे। महागठबंधन को 15,94,347 वोट मिले थे। इस तरह एनडीए को 6,460 वोट ज्यादा मिले थे। एनडीए को 24 में से 12 सीटें मिली और महागठबंधन को केवल 7 सीटें मिली। मुस्लिम वोटर्स के बीच लालू की इमेज को भुनाकर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का महागठबंधन सीमांचल में लीड लेना चाहता था, लेकिन ओवैसी ने उनका खेल बिगाड़ दिया था। 2020 के बिहार चुनाव में ओवैसी सीमांचल की 14 सीटों पर लड़े। ओवैसी की पार्टी को सीमांचल में कुल 4,80,776 वोट मिले। उनका वोट प्रतिशत रहा 10.80% और सीटें मिली 5। जोकीहाट में एआईएमआईएम ने आरजेडी को 7,383 वोट से हराया। बहादुरगंज में एआईएमआईएम ने कांग्रेस को 55,651 वोट से हराया। कोचा धामन में एआईएमआईएम ने आरजेडी को 53,759 वोट से हराया। अमौर में एआईएमआईएम ने कांग्रेस को 62,596 वोट से हराया और बायसी में एआईएमआईएम ने आरजेडी को 30,162 वोट से हराया। एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव का रास्ता रोक दिया तो तेजस्वी ने जवाब में एआईएमआईएम को तोड़ दिया। ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायकों ने आरजेडी ज्वाइन कर ली और ओवैसी के पास केवल 1 विधायक बच गया। 25 के चुनावी सीजन से पहले ओवैसी ने बहुत तेज चाल चली और तेजस्वी के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होकर बीजेपी से लड़ने की मंशा जताई, लेकिन आरजेडी ने इस ऑफर पर ठंडा पानी डाल दिया। तो अब ओवैसी ने अपना नेक्स्ट प्लान ओपन कर दिया है। एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। एआईएमआईएम अब खोलकर महागठबंधन से लड़ेगा। देखिए, एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली है, एक तरफा मोहब्बत होने वाली है। और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्ज़ाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्ज़ाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। और हमारे अध्यक्ष अख्तर अली ईमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। ये हमारी तरफ से कोशिश थी। अब वो जाने, अब बिहार की जनता के सामने तो सब बात आ गई है वाज़े तौर पर।
ओवैसी ने जब आरजेडी के सामने अलायंस का ऑफर दिया था, तब आरजेडी के नेता, प्रवक्ता और सांसद मनोज झा ने उनको सुझाव दिया था, ओवैसी अगर सचमुच बीजेपी को हराना चाहते हैं तो बिहार चुनाव से दूर रहकर महागठबंधन की मदद करें। ओवैसी इसके लिए तैयार नहीं है। देखिए, ओवैसी साहब पहले भी बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं, चाहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो मदद बीजेपी की करते हैं। और ये थर्ड फंड का जो आइडिया है वो बीजेपी का आइडिया है, और इसको अगर ओवैसी साहब इसकी पायलटिंग करते हैं या इसकी अगुवाई करते हैं तो साफ जाहिर है कि बीजेपी इसके पीछे, बीजेपी का उद्देश्य यही है कि जो सेकुलर वोट है, धर्मनिरपेक्ष वोट है, जो इंडिया गठबंधन का वोट है, उसको कैसे बांटा जाए और बीजेपी को फिर से कैसे सत्ता में लाया जाए। बिहार में एनडीए अलायंस के लिए दो ही रीजन में खतरा है। एक है भोजपुर और मगध का वो इलाका जहां सीपीआई एमएल का काडर वोट महागठबंधन को ट्रांसफर होता है, और दूसरा है सीमांचल का मुस्लिम बहुल इलाका जहां बीजेपी विरोध के नाम पर वोट पड़ता है। सीमांचल छोटे और नए दलों के लिए राजनीति की प्रयोगशाला रही है। यहां सीटों का समीकरण इतना नाजुक है कि थोड़ा भी वोट शिफ्ट होने पर नतीजे बदल जाते हैं। बीजेपी और जेडीयू यहां M+Y समीकरण को तोड़ने के लिए गैर मुस्लिम, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और दलित चेहरों को रिझा रही है। लाभार्थी और महिला वोटर ग्रुप के लिए भी अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। लेकिन बीजेपी जेडीयू को मालूम है कि कामयाबी तभी मिलेगी जब मुस्लिम वोट बटेगा। ये काम ओवैसी करें तो ठीक, पीके करें तो भी ठीक। MIM राज्य के स्तर पर समाज के लिए या मुसलमानों के लिए कुछ कर सकने की स्थिति में ऐसी बात नहीं है। 5 जीते 4 फिर भाग के राजद में शामिल हो गए। इन दलों का कोई अस्तित्व नहीं है। इन दलों का कोई, बिहार में राजद दल है, बिहार में जदयू एक दल है, बिहार में भाजपा वाले हैं। तो एक गठबंधन जो है वो नीतीश भाजपा का गठबंधन है, बाकी उसमें जो लोग हैं वो सब छोटे बड़े पिछलग्गू दल हैं। इसी तरीके से दूसरे साइड राजद का गठबंधन है, कांग्रेस का कोई बिहार में वजूद नहीं है, 5% से कम वोट आया है। तो बिहार के जनता के पास 3 ही विकल्प हैं। पीके जब 3 विकल्प की बात करते हैं तो एनडीए और महागठबंधन के साथ अपने जन स्वराज पार्टी को शामिल करते हैं। पीके बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन दिनों वो सीमांचल में मेहनत कर रहे हैं। हमको आपसे वोट मांगने की जरूरत नहीं है। आप चाहे जितना विरोध कर लो, अपने आप की बात को रोकने की कोशिश कर लो। आपको चलना, आपकी आने वाली पीढ़ियों को चलना जन स्वराज में ही है। ये मेरा अहंकार नहीं है, इसलिए कि जीतेगा जन स्वराज ही। क्यों जीतेगा जन स्वराज? क्योंकि इस्लाम में ही तो बताया गया कि ईमानदारी से किया गया जद्दोजहद कभी बेकार नहीं जा सकता। और 3 बरस से जितनी ईमानदारी से जन स्वराज के लोगों ने, हमने पसीना बहाया है, वो बिहार में किसी ने नहीं बहाया है। तो आपको सिर्फ इतना ही तय करना है कि आपको अभी से इस व्यवस्था में चलना है कि जीतने के बाद चलना है। आरजेडी अगर सीमांचल की 5 सीटें ओवैसी को देकर उनको गठबंधन में शामिल कर लेती तो बिहार में एक भी मुस्लिम वोट इधर से उधर नहीं हो पाता। फिर भी तेजस्वी ने ये नहीं किया। वजह है कि आरजेडी चुनाव जीते ना जीते, लालू परिवार किसी भी सूरत में अपने मुस्लिम वोट बैंक में कोई हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर ओवैसी को महागठबंधन में शामिल कर लिया जाता तो आरजेडी को सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी के लिए वोट भी मांगने पड़ते। इससे लालू की लेगेसी को नुकसान होता। सीमांचल में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लेकर लालू फैमिली का यही डर यादव वोटों के मामले में दिखता है। लालू फैमिली पप्पू यादव को आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि लालू यादव परिवार से बाहर के किसी यादव नेता को तेजस्वी के लिए चैलेंजर नहीं बनाना चाहते। पटना में राहुल गांधी के कार्यक्रम में पप्पू यादव को राहुल तेजस्वी की गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया था। बाद में राहुल ने पप्पू यादव को दिल्ली बुलाकर उनसे मुलाकात की। अब वही पप्पू यादव कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस में कौन सीएम हो सकता है? बहुत है, हमारे सीएम की कमी है। हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है। तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे 100 आदमी हैं।
अशोक राम जी हमारे लीडर हैं। सीएम फेस का हो सकते हैं क्या? क्या अशोक राम जी सीएम फेस नहीं है? कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हैं। कांग्रेस के करीबी निर्दलीय सांसद पप्पू यादव राजेश राम को अशोक राम बताते रहे। जीभ लटपटाने से कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन पप्पू यादव के इस बयान ने महागठबंधन में दरार की अटकलों को हवा दे दी है। आरजेडी ने साफ कह दिया है कि तेजस्वी ये उनके नेता हैं और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला सिर्फ लालू यादव करेंगे। दबाव में कांग्रेस को भी पैर पीछे खींचने पड़े। जाहिर है, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार में चुनाव आयोग एक एक वोटर गिन रहा है। नीतीश सरकार भी एक एक वोट का हिसाब लगा रही है। 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट पर 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। अब बिहार कैबिनेट ने उस फैसले पर मुहर लगा दी है। पिछले 20 बरस से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। 20 बरस में कम से कम दसियों हजार बार कैबिनेट बैठी होगी, हजारों निर्णय लिए होंगे। 20 बरस में उनको यह ध्यान नहीं आया कि बिहार के लोगों को रोजगार देना है। आज जब 1 महीने के बाद चुनाव है और कैबिनेट का अब कार्यकाल मुश्किल से 3 महीना बचा है, तब आपको ध्यान आ रहा है। और अगर ध्यान आ रहा है तो अभी दो, 5 बरस के बाद क्यों? इसलिए कि फिर एक बार वोट दे दो और फिर ये सब लूटपाट मचाएगा। नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुने हैं ये बात, आकर के थोड़ा पब्लिक को भी तो मुंह से जाकर आकर के बताना ना चाहिए उनको। अब तो कुछ भी अनाउंस कर देंगे ये लोग। चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं, विधायी तय है। बिहार में वोट डल जाने तक ऐसी चीजें होती रहेंगी। बिहार पॉलिटिकली सेंसिटिव सूबा है। लोकसभा में 40 सांसद चुनकर भेजता है। बिहार जो 25 में तय करेगा उससे 29 की राजनीति को दिशा मिलेगी। इसलिए ट्विस्ट एंड टर्न्स अभी आते रहेंगे।